हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को राजस्थान बजट का इंतज़ार था। प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति है उसको बजट का इंतज़ार रहता है, हम ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी हो, चाहे एक अमीर हो, चाहे एक उद्योगपति हो, हर वर्ग है वो बजट से एक आशा रखता है। और स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो खासकर दो टाइप की आशाएं रखता है बजट से। जो आम आदमी है या अमीर है या गरीब है, वो सिर्फ आर्थिक रूप से बजट को देखता है कि बजट में हमारे लिए क्या है स्पेशल। और एक जो स्टूडेंट है वो तीन तरह से देखता है, क्योंकि एक तो वो राज्य का नागरिक होता है, दूसरा वो एक विद्यार्थी है। वो चाहता है कि मेरे लिए जो बजट है उसमें कितनी वैकेंसी, कितनी नौकरियां आएगी। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है राजस्थान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हर परीक्षा में सवालों की भरमार रहती है। इतने सारे सवाल आते हैं, चाहे राजस्थान अर्थव्यवस्था देख लीजिए, या राजस्थान की ज्योग्राफी भूगोल देख लीजिए, या राजस्थान का करंट अफेयर्स देख लीजिए। राजस्थान बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो सवाल है वो आपको खूब सारे मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट है वो तीन तरह से बजट को देखता है। और आज हम तीसरे पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि नौकरियों के लिए मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सरकार नहीं हूं। सरकार पदवार वर्गीकरण जल्द ही कर देगी। और एक उम्मीद रखते हैं कि सरकार युवाओं के लिए खास ध्यान रखेगी। दूसरा, कि हम एक नागरिक के रूप में बजट का मूल्यांकन चाय की थड़ियों पे और वहां बैठ के कर सकते हैं। पर जब हम बजट पढ़ते हैं तो सरकार की सारी स्कीम्स अच्छी लगती है हमें। और तीसरा है कि जो सवाल है उनको हम देख लें, ताकि एग्जाम में हमारे सवाल गलत ना हो। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के बजट से ऐसे कौन से सवाल है वो हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान का लेखानुदान, मतलब इस बार राजस्थान सरकार जब नवनिर्वाचित सरकार आई तो फरवरी 8 मार्च 2024 को लेखानुदान लेके आई। लेखानुदान का मतलब सरकार को 2-3 महीने का खर्चा निकालना है। भाई, पूरा बजट आया नहीं और चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, तो सरकार ने 3-4 महीने का अपना जुगाड़ किया, उसको लेखानुदान बोलते हैं एक सिंपल भाषा में। तो 8 मार्च 2024 को लेखानुदान आया और अब परिवर्तित बजट आया है। यदि आपने गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा है तो उसमें लिखा हुआ है परिवर्तित बजट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे जाइए और देखिए एक बार, वहां पे परिवर्तित बजट 2024-25 लिखा हुआ है। ये आया है 10 जुलाई को। और राजस्थान में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है। अभी राजस्थान में 2024 में 16वीं विधानसभा है, इसका ये पहला बजट आया है। और राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? माननीय दिया कुमारी जी, जो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है और राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। और बजट से रिलेटेड और भी चर्चाएं हो सकती है, पर यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हम बजट का सार पढ़ रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, वहाँ पे राजस्थान की जो हमारे बैलेंस शीट है, जिसमें हम देखेंगे कि जीडीपी कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहाँ पे हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटा कितना है, वहाँ पे थोड़ी बजट की से रिलेटेड चर्चाएं वो करेंगे। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राजस्थान को चांद पे पहुंचाने का निर्णय ले लिया है कि हम 2047 तक राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बना देंगे। राजस्थान है वो भारत में सबसे अच्छा राज्य बन के उभरेगा। तो 2047 की यहाँ पे विजन बनाया गया है, विकसित राजस्थान। और सर्वजन हिताय की थीम पे ये विजन रखा गया है कि सभी लोगों का हित हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सर्वजन हिताय। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिए इनको, एग्जाम में सवाल आ सकता है यहां से। उसके बाद ये 2047 तक का जो विजन है वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए सरकार ने लिए हैं 10 विजन। और वो 10 विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको पता है लास्ट ईयर का जो केंद्र सरकार का बजट था 23-24 का, इसमें सप्तऋषि करके, और जो केंद्र सरकार है उसने अपने विजन रखे थे सप्तऋषि, यानी 7 विजन रखे थे। और इस बार के बजट में, राजस्थान के बजट में भी सप्तऋषि की चर्चा की गई है, जहाँ पे ग्रीन जीडीपी की बात की गई है। तो ये 10 संकल्प हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
सबसे पहला है अर्थव्यवस्था। हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, अर्थव्यवस्था का जो रफ्तार है उसको दुगुना, क्या हम इतना कर देंगे कि भारत के बाकी राज्य देखते रह जाएंगे। और इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। चौंक गए ना आप? राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 तक हम बना देंगे। 1 बिलियन में 1 करोड़ होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 350 करोड़ को मल्टीप्लाई कीजिए डॉलर के भाव से और 2047 तक उस वक्त डॉलर का क्या रेट रहेगा वो देखा जाएगा। पर हमारे लिए सवाल है, विकसित राजस्थान 2047 के तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है? वो है 350 बिलियन डॉलर, आपका उत्तर। दूसरा है बुनियादी सुविधाएं। हम पानी, बिजली, इन पे भी खूब ध्यान रखेंगे इनका। अमीर हो चाहे गरीब हो, बुनियादी आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों को चाहिए। स्वच्छ पेयजल चाहिए सभी को, बिजली चाहिए। हम सुनियोजित विकास करेंगे, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी। हम राजस्थान के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए विकास करेंगे। हम कृषि विकास करेंगे, हम किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों को जो आर्थिक रूप से हम क्या है, आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम कृषि का विकास करेंगे। हम औद्योगिक विकास करेंगे राजस्थान में, खूब सारा हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। हम बाहरी कंपनियां हैं उनको निवेश के लिए राजस्थान में आकर्षित करेंगे। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। अभी सरकार MSME पॉलिसी है 2024, वो भी लेके आ रही है। तो औद्योगिक विकास की बात की गई है। उसके बाद पर्यटन, कला और संस्कृति। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन है वो जीडीपी में, राजस्थान की स्टेट जीडीपी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रखता है। तो वो, उसके बाद सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इस बार के बजट में राजस्थान सरकार ने आगामी वर्ष से ग्रीन बजट जारी करने का एक मानस बनाया है। उस पे सरकार की तैयारियां चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने अभी एक पेड़ माह अभियान स्टार्ट किया है 5 जून को, पर्यावरण दिवस के अवसर पे। और राजस्थान सरकार का इस बार बजट यदि आप देखोगे तो उसमें एनवायरनमेंट पे खूब सारी बातें की गई है। उसके बाद है मानव विकास और स्वास्थ्य। फिर है सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आर्थिक जो गरीब है उनका कल्याण, छात्रवृत्तियां हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद है सुशासन। बिना सुशासन के बाकी के 9 संकल्प है वो पूरे नहीं हो सकते। तो गुड गवर्नेंस, सुशासन में पारदर्शिता रहे, ये है 10 संकल्प। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगे, एक मिनट। उसके बाद आगे हम देखते हैं मुख्य बिंदु। हम बजट का एक सार देखने वाले हैं। जो बजट के बाकी के डेटा हैं, जीडीपी, वो आर्थिक समीक्षा में आएंगे। और आर्थिक समीक्षा की क्लास हम लगभग 5 से 6 क्लास करेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से वो क्लासें रहने वाली है। तो देखिए, गरीब जो परिवार है उनकी महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, सबसे पहला तो यही हो गया, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति को बजट में इन सब चीज़ों का इंतजार रहता है कि थोड़ा महंगाई पे सरकार है वो नियंत्रण करे। उसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि है, उसकी राशि अब 8,000 रुपये हो गई है। जब हम योजनाएं पढ़ेंगे, इस योजना को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य एक ही दल की सरकार है। तो यहाँ पे केंद्र की जो योजनाएं हैं इस बजट में पूरा क्या है, छाई हुई है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस बार। लास्ट ईयर की यदि बात करें गहलोत सरकार की, तो वहाँ पे गहलोत सरकार का खुद का एक अलग तरीके से गवर्नेंस का मॉडल था, बहुत सारी स्कीम्स थी। इस बार के बजट में केंद्र की योजनाएं हैं वो पूरा है, मतलब छाई हुई है पूरे बजट पे। तो किसान सम्मान निधि की राशि 8,000 रुपये हो गई है, पहले 6,000 रुपये थी। उसके बाद जो गेहूं है उसकी एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस मिलेगा। 2400 रुपये का
अभी एमएसपी गेहूं की है 2400 रुपए पर क्विंटल, और अभी 125 रुपए का जो अतिरिक्त बोनस है पर क्विंटल पे वो मिलेगा। इस बार बजट की में ये घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 2024-25 का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में पेयजल की बहुत समस्याएं हैं, और भारत में जो मतलब पेयजल है मुख्य रूप से भूजल स्तर पे डिपेंड करता है। अब राजस्थान में भूजल स्तर है वो बहुत सारे मतलब डार्क जोन बन गए हैं, वहां पे भूजल स्तर गिर गया है। और जल जीवन मिशन है वो केंद्र की एक योजना थी। लास्ट ईयर क्या थोड़ा सा विवाद चलता था, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब जल शक्ति मंत्रालय में थे तो गहलोत सरकार और उनका थोड़ा विवाद चलता था। इस बार के बजट में जल जीवन मिशन है उसके बारे में चर्चा की गई है कि पूर्ववर्ती सरकार ने थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अब हम इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए 2000 सबसे पहला तो यह है 2024-25 का क्या लक्ष्य रखा है। 25 लाख ग्रामीण परिवारों को घरों में नल से जल हम प्रोवाइड करवाएंगे, 25 लाख ग्रामीण परिवारों को। उसके बाद है इस योजना पे 15,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 2024-25 का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए जो योजना पे राशि है वो खर्च की जाएगी, और 25 लाख ग्रामीण परिवार है उनको नल से जल मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2019 को, यानी 15 अगस्त 2019 को ये घोषणा स्टार्ट हुई थी इसकी। उसके बाद नोडल एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका, जो ग्रामीण परिवार है 2024 तक लक्ष्य था अब बढ़ा दिया है, उनको घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल है वो उपलब्ध करवाना। इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर है वो पानी की आपूर्ति है वो एक प्रावधान रखा गया है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जो पानी है वो नल से क्या है ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। वित्त पोषण की यदि बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में 50-50% का रेशियो है। यदि हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पे है 90-10 का रेशियो, 90 सरकार देगी और 10 रुपए जो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। यदि संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 100% जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार करेगी, और बाकी राज्य वहां पे 50-50 ये योजना चलती है। अब आगे देखिए, आगे हमारा कि जो जल जीवन मिशन है इसमें तो 25 लाख परिवारों को वो किया गया है। अब राजस्थान का जो भूजल स्तर है यानी सतही जल, उसकी भी 6 वृहद परियोजनाएं रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 6 वृहद पेयजल परियोजना जल जीवन मिशन के तहत। तो वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बनी हुई थी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो इनको समराइज किया है थोड़ा सा। सबसे जो ज्यादा व्यय है वो इंदिरा गांधी नहर आधारित जो पेयजल योजना है उस पर हो रहा है। तो मैंने यहाँ वित्त के पैटर्न के आधार पे मैंने इन योजनाओं को कैटेगराइज किया है। तो इंदिरा गांधी नहर आधारित परियोजनाओं की बात करें तो सिक्कर, झुंझुनू और नीमका थाना जिले, उसके बाद देचू और लोहावट। पहले ये जोधपुर जिले में आते थे ये दोनों जगह, और अब कहाँ पे फलोदी नया जिला बन चुका है। तो देचू और लोहावट ये 2 जगह है। इसके बाद है चंबल नदी आधारित, चंबल नदी आधारित में आपके जो अलवर है, भरतपुर है, कोटपुतली है, बहरोड, खेरतल, तिजारा, इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, ये जिले हैं चंबल नदी आधारित में। उसके बाद है चंबल नदी आधारित एक काली तीर परियोजना भी आई है, उस पे भरतपुर और धौलपुर 2 जिले हैं। फिर है जाखम बांध आधारित, इसमें चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले हैं। तो ये है 6 वृहद जो परियोजनाएं हैं उनकी हम बात करी थी। अब देखते हैं अमृत योजना। जो जल जीवन मिशन है वो है ग्रामीण परिवारों तक नल से जल उपलब्ध कराना, और अमृत योजना है वो आई थी, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अब अमृत 2.0 आया है। तो इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पे पेयजल की बात की जा रही है, और जल जीवन मिशन है वो ग्रामीण जो इलाके हैं उनके लिए हैं। तो देखिए अमृत योजना में क्या हुआ कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के 183 शहरों और कस्बों में पेयजल 5,180 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो फंड है वो 2 वर्ष में खर्च करेगी सरकार अमृत योजना में। अमृत 2.0 जो योजना है उसमें
183 शहर और कस्बों में 5,180 करोड़ रुपए वो 2 वर्षों में सरकार ने लक्ष्य रखा है। उसके अलावा जो जल स्रोत है उनका जीर्णोद्वार, यानी जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब है, उनका भी क्या यहाँ पे जो आपके मतलब इनका वो सही किया जाएगा, उनको भी साफ सफाई उनकी ध्यान रखा जाएगा। अब इस योजना का पूरा नाम क्या है अमृत 2.0 का? अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। अमृत इस योजना का नाम है, पूरा नाम है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। ये योजना 1 अक्टूबर 2021 को आई थी, सबसे पहली डेट। अटल जो ये कायाकल्प योजना है अमृत 2.0, 1 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुई थी और 5 वर्ष की अवधि में था कि 2025-26 तक शहरों में क्या है हम वो करेंगे पेयजल के लिए। अब देखिए आगे है जो जल जीवन मिशन है उसको उसका नोडल एजेंसी कौन थी? जल शक्ति मंत्रालय। और जो ये अमृत 2.0 है इसकी है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, वो क्या है? नोडल एजेंसी है। उसके बाद अभी इस मिशन में ही क्या है, जो विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्षों में 20-20 हेडपंप्स और 10-10 ट्यूबवेल्स है, उसका भी क्या है इस मिशन में प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना में? अमृत 2.0। जल जीवन मिशन है ग्रामीण इलाकों के लिए और जो अमृत मिशन है वो है शहरी इलाकों के लिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देख लीजिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, क्योंकि गांव ज़्यादा है और यहाँ पे 5,180 करोड़ रुपए 2 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा की। और ऊर्जा की राजस्थान के लोग भी ऊर्जावान है और एनर्जी की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अपूर्व संभावनाएं हैं। सबसे पहले देखिए जो वर्ष 2031-32 का लक्ष्य रखा है सरकार ने ऊर्जा का, परंपरागत ऊर्जा है स्रोत, उनसे सरकार कितना वो करेगी वो देखिए। 20,500 मेगावाट का परंपरागत ऊर्जा का हमने लक्ष्य रखा है 2031-32 तक का। उसके बाद अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा का मतलब जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनसे हम 33,600 मेगावाट है वो लक्ष्य रखा है कब? 2031-32 तक। 33,600 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, परंपरागत से रखा है 20,500 मेगावाट का। सोलर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है हमने 20,500 मेगावाट, कब तक? 2031-32 तक। पवन ऊर्जा का 8,100 मेगावाट और हाइड्रो यानी जो जल विद्युत ऊर्जा होती है उसका हमने लक्ष्य रखा है 3300 मेगावाट का। और बाकी जैसे अभी मार्च 2024 तक की हमारी जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है उसका भी एक डेटा आ चुका है आर्थिक समीक्षा में। तो जब हम आर्थिक समीक्षा में ऊर्जा का अलग से सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा की कितनी अभी अधिष्ठापित क्षमता, पवन की कितनी है, हाइड्रो की कितनी है, तो वो सारे डेटा हम वहाँ पे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बजट का सार पढ़ रहे हैं, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लग जाऊंगा कि मार्च 2024 तक की जो विद्युत वो आपके सौर ऊर्जा की इतनी अधिष्ठापित क्षमता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे एक लक्ष्य ध्यान रख लीजिए आप कि 2031-32 तक जो परंपरागत ऊर्जा है उसका लक्ष्य रखा है 20,500 मेगावाट का और अक्षय ऊर्जा का रखा है 33,600 मेगावाट का। उसमें इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा का रखा है 20,500 मेगावाट, पवन ऊर्जा का रखा है 8100 मेगावाट। तो ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए जो राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है RVUNL, उसने जो केंद्रीय उपक्रम है हमारे NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया लिमिटेड, इनके साथ क्या है 3225 मेगावाट का एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। ये जॉइंट वेंचर मतलब साथ में ये एक कंपनी बनाएंगे मिलके और ये 3225 मेगावाट की जो योजनाएं है उनकी स्थापना करेंगे। कौन कौन? राजस्थान विद्युत वितरण लिमिटेड, ये निगम लिमिटेड, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड और NLC, यानी जो केंद्रीय उपक्रम है उनके साथ राजस्थान की कंपनी है वो जॉइंट वेंचर बना के फिर काम करेगी। 3325 मेगावाट क्षमता की क्या है? लिग्नाइट आधारित जो कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा है उसका वो है जॉइंट वो अंडरटेकिंग करेगी, यानी लिग्नाइट आधारित। आप समझ गए होंगे जैसे सूरतगढ़ है हमारे, छबड़ा है, जो जितने भी सुपर क्रिटिकल थर्मल वो सारे जब हम ऊर्जा वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे अभी हाल ही में नए भी स्थापित किए गए हैं बरसिंह वो बीकानेर में,
तो बहुत सारी जगह पे है, तो वो हम देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा में। यहाँ पे बजट का सार देख रहे हैं। वर्ष 2031-32 तक जो ऊर्जा है 22,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी एनर्जी पे 2031-32 तक हम 22,500 वो सॉरी 22,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ऊर्जा पे बहुत ज्यादा हम खर्चा करने वाले हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर दूंगा कि ये शायद गलत हो गया होगा। अब देखिए आगे है कुसुम योजना। अभी केंद्र सरकार की एक योजना है कुसुम योजना। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के बजट के लिए और हमारे एग्जाम के लिए भी। तो कुसुम योजना के अंतर्गत 3500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के LOI इनको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब आशय पत्र बोला जाता है एक तरह से इनको, वो जारी हो चुके हैं 3500 मेगावाट के कुसुम योजना के अंतर्गत। अब आगे देखिए कुसुम योजना की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कुसुम योजना क्या है। इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान। शुरुआत हुई है 19 फरवरी 2019 की। 19 फरवरी 2019 की ये योजना है। नवीन ऊर्जा जो नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय है वो नोडल एजेंसी है भाई, ऊर्जा की योजना है तो ऊर्जा मंत्रालय ही होगा। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान मतलब किसानों के खेत में हम सौर ऊर्जा के जो प्लांट्स है वो सरकार सब्सिडी देगी, अनुदान देगी कि आप लगाओ, आप यूज करो, सिंचाई कार्य में यूज करो बिजली को। उसके बाद आपकी जो बिजली बचे सरप्लस की उसको जो पावर ग्रिड है उनको बेचो भी। तो किसानों के दो फायदे हो गए, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, इसके अलावा जो किसान है वो मतलब सिंचाई में इसको बिजली के रूप में यूज मिलेगा। डीजल है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, डीजल है उससे सिंचाई होती है, तो डीजल पर्यावरण को क्या है प्रदूषित करता है। तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि भाई खेतों में हम सौर ऊर्जा के जो प्लांट है वो किसानों से लगवाएंगे और वो सारी चीजें यहाँ पे देखी गई है। देखिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से किसानों की बंजर भूमि पर आय सर्जन की परिकल्पना की गई है। यानी आप बिजली बनाइए तो वो सोलर प्लांट से, सरप्लस है उसको बेचिए और जो आपकी आवश्यकताएं हैं सिंचाई आवश्यकताएं वो भी पूरी कीजिए। किसानों को सीधे इसमें वित्त पोषण की बात करते हैं, 60% सब्सिडी है वो तो सरकार देगी सीधे ही कि 100 रुपए लगे 60 रुपए सरकार ने दे दिए। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट लोन है उसकी भी जो उपलब्धता है वो बताई गई है कि 30% आप बैंक से लोन ले सकते हैं। 100 रुपए में से 60 सरकार दे देगी, 30 रुपए का एक सॉफ्ट लोन मिल जाएगा बहुत ही रियायती ब्याज दर के ऊपर। और 10% है वो किसान क्या है खुद वहन करेगा, जो वास्तविक लागत है वो किसान स्वयं चुकाएगा। तो ये है कुसुम योजना। और आपको यदि याद है लास्ट ईयर के एग्जाम्स में बालोजी वो गांव था वो बहुत फेमस रहा था, बालोजी जयपुर वाला, उस पर क्वेश्चन भी आता है कुसुम योजना का। अब आगे देखिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन में गति देने के लिए लैंड पॉलिसी लागू हो गई है। अब ये लैंड पॉलिसी आएगी, अभी योजना आई नहीं है, तो हम जब करंट अफेयर्स में या फिर बाद में जब भी रेगुलर हमारी क्लास होगी तो उसमें बताएंगे आपको। पुगल और छत्तीसगढ़ और एक है बोडाना जैसलमेर। पुगल और छत्तीसगढ़ है बीकानेर में और बोडाना है जैसलमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा के लिए यहाँ पे 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन के कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। यहाँ पे क्या सोलर पार्क है वो विकसित किए जाएंगे। ये जो बोडाना जैसलमेर और छत्तीसगढ़ और जो पुगल है बीकानेर के, यहाँ पे 50,000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क है वो विकसित किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? पुगल छत्तीसगढ़ बीकानेर में और एक है बोडाना और यहाँ पे जैसलमेर में। बोडाना एक जगह है और पुगल और छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? वो है बीकानेर में। अब आप देखिए बड़ला वगैरह, वो जोधपुर में बड़ला है सोलर पार्क, तो यहाँ पे भी क्या है सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे 50,000 मेगावाट से अधिक के। उसके बाद देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, यानी हर जिले में आदर्श सौर ग्राम एक बनाया जाएगा प्रत्येक जिले में। कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हम आगे देखेंगे इसको। प्रत्येक गांव में
2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट, पावर प्लांट लगाए जाएंगे। यानी जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहीं पे क्या है, प्लांट लगा देंगे। डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे हर गांव में, कितने मेगावाट के, 2 मेगावाट के। और प्रत्येक जो जिला जिला है उसमें आदर्श सौर ग्राम है वो बनाए जाएंगे इस पीएम सूर्य घर योजना के तहत। इसके बाद देखिए, राज्य के कार्यालय जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आधारित क्या है, सोलर जो ऊर्जा है वो उसके पैनल लगाए जाएंगे। यानी सरकार, मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का मतलब समझिए कि सरकार कुछ अनुदान राशि एडवांस में दे देगी कि आप प्लांट स्टार्ट कीजिए, और बाकी का है वो खुद वहन करना पड़ता है एक तरीके से। यानी एक तरीके से पीपीपी मोड इसको बोल सकते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को। तो हर सरकारी जो कार्यालय है उनकी बिल्डिंग्स पे, छतों पे सौर ऊर्जा है उसके प्लांट लगाए जाएंगे। अब ये है पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसको सूर्योदय योजना भी बोला जाता है। ये योजना आई थी 13 फरवरी 2024 को। यानी इस बार का जो केंद्र सरकार का बजट है, इस बार ये योजना आई है 13 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का जो निवेश है वो 75,000 करोड़ रुपए का है। इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। यानी प्रत्येक माह 300 यूनिट तक की बिजली है वो प्रत्येक घर में उपलब्ध करवाई जाए। इसमें सब्सिडी के कुछ वो बताए गए हैं, अधिकतम इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 78,000। उसके बाद यहाँ पे जो क्षमता है उसके हिसाब से क्या अलग अलग सब्सिडी की बताई गई है कि 1 किलोवाट तक कितना है 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000 रुपए, 3 किलोवाट तक 80,000 है, मैक्सिमम कितना 78,000 रुपए। सब्सिडी बैंक खाते में आएगी, शेष राशि पर बैंक लोन उपलब्ध होगा। जितना खर्चा आएगा उसमें मैक्सिमम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, बाकी का क्या है लोन है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। खास बात क्या है इसमें, इस बार राजस्थान में लक्ष्य था 5 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है, रूफटॉप सोलर जो प्लांट है उसके लिए उपभोक्ताओं को 1,000 किलोवाट तक की क्षमता के प्लांट की मंजूरी मिल चुकी है। ये क्या है इस बजट में खास बात है। अब आगे देखिए, आगे है कि जो आप देखते हो विद्युत लीकेज होता है, बहुत सारे लोग हैं वो, मतलब आप ये मानिए कि कई तो तार वार भी डाल देते हैं। जो चोरी होती है विद्युत की, विद्युत लीकेज होता है, उसके लिए 50 लाख स्मार्ट मीटर है वो इस वर्ष लगाए जाएंगे। अब देखिए, वो सॉरी 25 लाख, 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे विद्युत चोरी को रोकने के लिए, विद्युत लीकेज को। उसके बाद अब बात करते हैं, ऊर्जा की पूरी बात हो चुकी है इस बजट की, सड़क नेटवर्क की हम चर्चा करते हैं। तो सड़क नेटवर्क के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि जो आगामी 5 वर्ष है, 5 वर्षों में सरकार 60,000 करोड़ रुपए लगाएगी सड़कों पे, और 53,000 किलोमीटर की लंबाई की क्या है राजस्थान में सड़कें है उसका नेटवर्क बनाया जाएगा। 53,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा आगामी 5 वर्षों में। और सरकार क्या है 60,000 करोड़ रुपए सड़क नेटवर्क पे क्या है खर्च करेगी। उसके बाद देखते हैं हम, आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जो कोई काम फर्स्ट टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान में प्रथम बार फर्स्ट टाइम 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड हाईवे एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, कितने 9, 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के। अब ये जो आपके ग्रीन जो फील्ड एक्सप्रेस वे है वो मैंने लंबाई के क्रम में लिखे हैं कि सबसे लंबा कौन सा है, उसके बाद मैंने उस क्रम में लिखे हैं। तो सबसे लंबा जो है जालोर झालावाड़ वाला है 402 किलोमीटर का। उसके बाद है अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर से किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर। उसके बाद है जयपुर फलौदी, फिर है ब्यावर भरतपुर, फिर है बीकानेर कोटपुतली, श्री गंगानगर से कोटपुतली। उसके बाद है जयपुर से भीलवाड़ा। ये भी आप लिस्ट है, ये थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। अभी फर्स्ट टाइम 9 ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस वे है वो बनाए जाएंगे, प्रस्तावित है इस बजट में। उसके बाद देखते हैं हम,
कि इस बार का जो बजट है उसमें टाउन प्लानिंग की थोड़ी सी चर्चा की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है, जहाँ पे क्या एक सिविलाइज मतलब लोग रहा करते थे, और उनकी क्या है कि आप देखते हो कि नगरीय व्यवस्था थी। तो उसकी चर्चा करते हुए जयपुर के जो वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य, और जो मिर्जा स्माइल है, आपने MI रोड नाम सुना होगा, उनके नाम पे जो वो रोड है, तो उनकी चर्चा की गई थी। अब इस क्रम में क्या है कि एक जो राजस्थान सरकार है वो पेरी अर्बन, यहाँ पे शब्द देखिए, यदि कोई विद्यार्थी RS मेंस का अभी पेपर दे रहे हैं, अभी 21 जुलाई को जो पेपर है, करंट अफेयर्स में या राजस्थान के इकोनॉमिक्स में ऐसा सवाल आ सकता है, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी, भाई अर्बन जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। यहाँ पे एक शब्द आया पेरी अर्बन, इसका मतलब क्या होता है पेरी अर्बन का, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं ये सवाल। पेरी अर्बन का मतलब होता है ऐसे शहर जो क्या है, अब कई शहर होते हैं कि थोड़ा ग्रामीण इलाका भी, ऐसे मतलब बिखरे बिखरे से शहर होते हैं, मतलब गलियां भी है, शहर भी है, ग्रामीण जो अचल है वो भी है वहां पे, तो उस इलाके को क्या है पेरी अर्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों में विकास के लिए, यानी जो छोटे टाउन है शहर जैसे भी लगते हैं, गांव जैसे भी लगते हैं, राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाएगा। अभी ये बिल है, प्रस्तावित है, जब ये कानून बन जाएगा या फिर जब विधानसभा में आएगा तो डिटेल से जब आएगा तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, यानी राजस्थान के जिले हैं 50 जिले, तो उनमें अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन अलग अलग समस्याओं के लिए सरकार ने एक योजना लेके आई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। जिला उत्थान है यानी जिले पे फोकस किया जाएगा। अब देखिए, राजस्थान जैसे बड़े और विविधता से परिपूर्ण राज्य के प्रत्येक जिले की अलग अलग समस्याएं हैं, इस हेतु जन सहभागिता, यानी इंपॉर्टेंट है, जन सहभागिता के से वो कार्य है प्राथमिकता से होंगे, और जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रत्येक जो जिला मुख्यालय है वहां पे विशेषज्ञों की मिशन टीम है वो गठित की जाएगी, प्रत्येक जिले की समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे है राज्य के प्रत्येक जिले और चयनित शहरों में वाईफाई इनेबल्ड लाइब्रेरी और कोवर्किंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे 150 करोड़ रुपए की लागत से। तो प्रत्येक जिला है उसमें जो चयनित शहर है वहां पे वाईफाई लगाई जाएगी, वाईफाई वाली लाइब्रेरी और कोवर्किंग स्टेशन है वो विकसित किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जो ठोस कचरा होता है सॉलिड वेस्ट, उस पर भी कुछ सरकार ने बात की है कि प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF केंद्र है वो विकसित किए जाएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आगे देखते हैं, आगे है ड्रेनेज, जल संरक्षण और आवास निर्माण, यानी इनके लिए हम बात करते हैं तो 1300 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार बजट लेके आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1300 करोड़ रुपए में सरकार ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब आवास है, उन पे सरकार बिल लेके आई है, वो बजट में पैसे लेके आई है। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बता रखे हैं जो बजट है उसमें, तो हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ जैसे आप इस सिक्कर रोड पे जाते हो तो जोटवाड़ा के पास में बहुत सारा पानी बढ़ता है, तो वहां पे सरकार क्या है कि जो पानी की समस्या है उसका निराकरण करेगी। 70 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने जारी किया है, न्यूज़पेपर में आता है। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो क्या है कि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे आर्ट कल्चर हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं। जैसे मानसरोवर झील भीलवाड़ा, ये भी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज, जल संरक्षण और आवास निर्माण, उसके लिए 1300 करोड़ रुपए आए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई ऐसा कोई देख लीजिए कि बजट में मंदिर का नाम आया है, किसी किले का नाम आया है, किसी नदी का नाम आया है, किसी बांध का नाम आया है, किसी झील का नाम आया है, उस पर सरकार कुछ फोकस कर रही है, तो वो क्या चर्चा में रहता है और उस पर सवाल आने की संभावनाएं हो जाती है। अब वो जो पूरी लिस्ट है मैं बता रहा हूँ, 1300 करोड़ रुपए के कार्य है, भाई एक जगह तो होंगे नहीं, पूरे राजस्थान में होंगे, तो कहीं पे रोड बन रही है, कहाँ पे कोई आवासीय योजना है, इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे वो एक लिस्ट बनाई है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? भीलवाड़ा में।
गिरिराज केनाल और सुजान गंगा भरतपुर में, फेमस जगह है दोनों। फेमस मतलब वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, तो यहाँ से क्या सवाल पूछ सकते हैं। सतोरी नदी है बांसवाड़ा में, प्रतापपुर एक जगह है, तो उस पे क्या है कि रपट निर्माण का कार्य किया जाएगा, उसके जो किनारे वगैरह हैं वहाँ पे जल संरक्षण है, और जो भी सौंदर्यीकरण की जो चीजें हैं वो की जाएगी, सतोरी नदी। अब देख लीजिए ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। उसके बाद है लाखेरी योजना, है आवासीय योजना बूंदी की, वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित, यानी व्यापार करने में सुगमता। राजस्थान जैसे शहर में निवेशक व्यापार करने के लिए क्यों आए, मतलब कि भाई राजस्थान में हम निवेशकों को आकर्षित करें तो किस उद्देश्य के लिए करें, और उनको आकर्षित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं। भाई सरकार कर की रियायतें दरें दे सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए फैसिलिटी सेंटर बनाएं, यहाँ पे क्या इंडस्ट्री अच्छी हो, यहाँ पे अच्छी मतलब होटल मैनेजमेंट सेक्टर अच्छा हो। भाई विदेशी लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, या इंडिया के दूसरे इलाकों के लोग आएंगे राजस्थान में बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे क्या चोरी भ्रष्टाचार ये कम हो। तो एक बिजनेस करने के लिए जब भी कोई निवेशक किसी राज्य में जाता है तो राज्य की बहुत सारी चीजें वो देखता है कि यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सरकार का मतलब जो शासन है वो कैसा है। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित, यानी व्यापार करने में क्या है इजीनेस हो, व्यापार करने में सुगमता हो, उसके लिए सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी 2024 लेके आ रही है। अब जब इसके प्रावधान आएंगे तो हम देखेंगे उनको, अभी आए नहीं। उसके बाद देखिए, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और सप्लाई चेन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी ये प्रस्तावित है। यदि कोई मेंस दे रहा है इस बार, मैनेजमेंट में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चैप्टर है, कुछ ऐसा सवाल आ जाए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक लाइन अपन लिख सकते हैं कि अब जैसे सुझाव में लिख सकते हैं हम कि सरकार सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मतलब वो इस मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा सकती है। अभी राजस्थान सरकार राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी है बिल, वो लेके आ रही है, प्रस्तावित है। तो ऐसी लाइन हम क्या है लिख सकते हैं। और बजट इकोनॉमिक्स में यदि कुछ ऐसा कोई वाक्य या कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनका क्या वजन माना जाता है, सवाल में अच्छे वो क्वेश्चन में अच्छे मार्क वहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए अगला, जो हमारी रिफाइनरी है पचबदरा बाड़मेर वाली, तो वहाँ पे राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बालोतरा में। जो भी पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकता है। उसके बाद है अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, ये बनाया जाएगा जयपुर में। ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है, मतलब पीछे सवाल आपने देखे होंगे, जो लास्ट ईयर का बजट इकोनॉमिक सर्वे था, हर एग्जाम में ऐसे वन लाइनर सवाल आते रहते हैं। तो राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा जयपुर में। उसके बाद इस बजट में राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की चर्चा की गई है कि हम राजस्थान में हथियार बनाएंगे, हम राजस्थान में डिफेंस जो मटेरियल है वो बनाएंगे। तो इस बार क्या चर्चा की गई है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने। अब आगे देखिए, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, औद्योगिक पार्क देख लीजिए, मतलब हर बार हर एग्जाम में ये सवाल आते रहते हैं बजट से। टेक्सटाइल पार्क बनेगा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, तो ये याद रखने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई भीलवाड़ा में क्या है, वस्त्र नगरी इसको बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। सिरेमिक पार्क, जो चीनी मिट्टी होती है उससे की जो चीजें होती है वो उसको बोलते हैं सिरेमिक, तो ये बनेगा बीकानेर में। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, ये बनेगा बांदीकुई दौसा में, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब। पीछे हमने देखा था पॉलिसी लेके आ रही है सरकार, ठीक है, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। और इंडस्ट्रियल जो हब बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब वो सॉरी लॉजिस्टिक हब, वो कहाँ बनेगा, बांदीकुई दौसा में। सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, कांकाणी रोहट पाली, यानी रोहट पाली में है एक जगह और कांकाणी जोधपुर में और पाली के बॉर्डर पे है।
तो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा, क्योंकि सोलर जब हम बना रहे हैं, क्यों ना यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर लें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा सोलर पैनल का, कंकाणी रोहट में, ठीक है, पाली में ये जगह रोहट। उसके बाद बायोमास पैलेट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बनेगा आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। बायोमास, बायो बांस, राजस्थानी में बोलते हैं ना कि जो दुर्गंध होती है उसको बांस बोलते हैं, तो बायोमास यानी बांस, उससे बांस आती है और बांसवाड़ा में है, तो ऐसे आप याद इसको रख सकते हैं। अब देखिए टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बनेगा किशनगढ़ अजमेर में। एक है हैंडीक्राफ्ट पार्क ये बनेगा जोधपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पार्क, आप इनको रिवाइज करते रहिएगा एग्जाम तक। उसके बाद देखिए श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, ये एक इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसकी परिकल्पना की गई है, नाम है श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। ये प्रस्तावित अभी बनना, ये बनेगा 4 जगह राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, माता सीता और राम भगवान के नाम पे ये इंडस्ट्रियल एरिया रखा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला है धर्मपुरा बाड़मेर में, एक है माल की तूस उदयपुर, फिर है बरकाना पाली, एक है नैनवा बूंदी। धर्मपुरा कहाँ पे है? बाड़मेर में। माल की तूस उदयपुर में, वरकाना पाली में और नैनवा बूंदी में। 4 जगह पे ये बनेगा श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। और सवाल में मैच करने ऐसे के ऐसे ही सवाल आ जाए कि श्री राम औद्योगिक वो जानकी औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से वो 4 जगह बनेगा, उसमें असुमेलित है उसकी पहचान कीजिए। 4 में से ही मिला के भी आपको सवाल पूछ सकता है। उसके बाद है मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, क्लस्टर बनाया जाएगा मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये बनेगा जोधपुर, कंकाणी, रोहट और पाली। तो जोधपुर जिला है, जोधपुर से ऐसे स्टार्ट होता है, फिर पाली और जोधपुर के बॉर्डर पे ये कंकाणी एक जगह है, उसके बाद आपके पाली, तो वो रोहट पाली में एक जगह है। तो ये पूरा क्या है, एक क्लस्टर बनेगा यहाँ पे। और हमने पीछे देखा था, देखिए सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये कहाँ पे, कांकाणी रोड पाली में। और अभी मारवाड़ जो क्लस्टर बनेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर वो भी जोधपुर, कांकाणी, रोहट और पाली। आगे देखिए सौंखरी एक जगह है, कहाँ पे, कठुमर, कठुमर अलवर में एक जगह है। तो सौंखरी कठुमर, एक है करेड़ा मांडल, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। पीपलून जहाजपुर, मतलब ये तहसील है, ये शाहपुरा अब नया जिला हो चुका है। एक है जुरहरा जो कामा है वहां पे पड़ता है, डीग जिला नया हो चुका है। एक है भिंडर उदयपुर। इन चारों जगह पे क्या है, औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है। अभी नए जिले बने हैं तो भाई समस्याएं भी नई है, तो वहां पे इंडस्ट्री के लिए सरकार क्या है, 4 औद्योगिक क्षेत्र इन जगह पे बना रही है। सौंखरी कठुमर में, एक करेड़ा है मंडल में एक जगह, पिपलूद है जहाजपुर के पास, और जुरहरा और बिंडर, ठीक है। उसके बाद स्टोन मंडी बनेगी कि भाई ग्रेनाइट है, मार्बल है, इन सब की क्या स्टोन मंडी बनाई जाएगी, जहाँ पे मतलब जो बाहर के लोग हैं वो भी वहाँ पे क्या खरीदारी कर सके। तो ये बनेगी स्टोन मंडी। है ब्यावर, कोटा, जालोर, ब्यावर भी नया जिला है, राजसमंद और सिकंदरा दौसा में जो जगह है वहाँ पे क्या है, स्टोन मंडियां बनेगी। कहाँ कहाँ, ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा और दौसा में। आगे देखिए, आगे है मोदी जी ने बात करी वोकल फॉर लोकल की, तो ये बहुत फेमस स्कीम आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि हम लोकल पे ही फोकस करो, ठीक है। हर जिला है उसका कोई स्पेशल उत्पाद होगा, तो उस उत्पाद को प्रमोट करो। तो ये स्कीम है, लास्ट ईयर भी थी, अभी भी इसको देखते हैं। इस बार पूरे उत्पाद बता रखे हैं, क्योंकि जिले हैं उनकी संख्या में क्या है, बढ़ोतरी हो चुकी है। तो प्रत्येक जिले का उत्पाद इस बार के बजट में बताया है। इकोनॉमिक सर्वे में हम इस स्कीम को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए उद्देश्य क्या है इसका, प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाना, हर जिले से एक्सपोर्ट करो आप, जहाँ पे जो चीज़ फेमस है
उसको आप प्रमोट करो, उसको एक्सपोर्ट करो। ये है मेन मोटिव। अब देखिए कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है, उसके लिए क्या है कि अब जिला है, हर जिले में तो मार्केट हो नहीं सकता किसी एक स्पेशल गुड का, वो प्रोडक्ट है उसको हमें प्रमोट करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी राजस्थान के सारे जिले हैं, उन सब के प्रोडक्ट है वो किसी एक जगह पे ही उनका प्रमोशन हो जाए। तो उसके लिए हम बना रहे हैं पीएम यूनिटी मॉल। इस बजट में आया है पीएम यूनिटी मॉल, इम्पोर्टेंट है। ये स्थापित किया जाएगा राजधानी जयपुर में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, उसमें जितने भी उत्पाद है उनका प्रमोशन होए। राजस्थान के सारे उत्पाद क्यों न एक ही जगह पे प्रमोट हो जाए। मतलब भाई जयपुर राजधानी है, यहाँ पे विदेशों के, बाहरी भारत के अन्य हिस्सों के लोग आते हैं, सारे जिलों के उत्पाद देख सकेंगे। तो जयपुर में एक पीएम यूनिटी मॉल बनेगा जहाँ पे सेमिनार होंगे, मीटिंग्स होएंगी, यहाँ पे स्टॉल्स लगेगी। ठीक है, तो ये पीएम यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? जयपुर में। और डीओपी योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी, कार्यशाला और सेमिनार। ठीक है, एक नाइस वर्ड आता है। हम ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई उसमें मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है आपके वगैरह। ठीक है, अब आगे देखिए एमएसएमई पॉलिसी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डिटेल से भी सरकार इसके बारे में बताएगी, पर अभी जो बजट में बताया है वो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास, मतलब विकास और सुविधा केंद्र है, वहां पे आईटी, उनको आईटी इनेबल्ड किया जाएगा, यानी उनको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, वहां पे तकनीकी रूप से विकास किया जाएगा जो भी एमएसएमई इंडस्ट्री वाले सेक्टर है। उसके बाद ये आपके एमएसएमई की आप फुल फॉर्म तो जानते होंगे, मतलब जो आपके माइक्रो, स्मॉल, एक मीडियम, यानी सूक्ष्म और वो लघु, सूक्ष्म और जो मध्यम जो उद्योग है, उनकी एक पॉलिसी आने वाली है। उसके बाद देखिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए 50 क्लस्टर बनाए जाएंगे 150 करोड़ की लागत से। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहाँ बनेगा? जोधपुर, कांकानी रोड, पाली। आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तभी क्या ये सारे डेटा याद होंगे। तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर है, उसके 50 क्लस्टर बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में लगभग आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रत्येक संभाग है, जितने भी संभाग है, उनके जो वहाँ पे एमएसएमई के विकास केंद्र है, यानी छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनके जो विकास केंद्र है, सुविधा केंद्र है, उनको आईटी इनेबल्ड कर दिया जाएगा। उन वहाँ पे इंटरनेट, तकनीक, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पॉलिसी में क्या ये चीज़ें प्रस्तावित है। उसके बाद हम बात करते हैं माटी कला की। हमारे जो मतलब कुम्हार जो होते हैं, वो माटी कला, मतलब वो क्या मिट्टी से बनाते हैं बर्तन वगैरह, हम मटके देखते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने क्या है कि एक विशेष उनको प्रोत्साहन देते हुए और उनकी आर्थिक मदद की है। उसमें बताया कि माटी कला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक तो केंद्र बनाए जाएंगे, 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद देखिए आगे, अब बात करते हैं हम पर्यटन, कला और संस्कृति की। ये सारी हम बात करते हैं। सबसे पहला तो जीएसडीपी में जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राजस्थान की जो स्टेट जीडीपी है, उसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी भागीदारी कितनी है? वो है 5.6%। एक इम्पोर्टेंट डेटा है एग्जाम में, क्योंकि बजट में जब हाईलाइट किया है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड है, इसका गठन किया जाएगा, हुआ नहीं है, होगा, बताया जाएगा कि क्या भाई इसका स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसको पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्ड फंड एक बनाया जाएगा जिसका नाम है RTIFIF। ये एक फंड बनेगा 5000 करोड़ रुपए का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंड भी, कोई अमाउंट बहुत बड़ा है। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्ड फंड ये बन रहा है 5000 करोड़ रुपए का। उसमें हम हेरिटेज टूरिज्म है,
भाई हवेलियां हैं, महल है, किले हैं। एक रिलीजियस टूरिज्म है, जितने भी हमारे धार्मिक जो सर्किट है, खाटू श्याम जी, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, ये आपके नाथ द्वारा में जो मंदिर है, जितने भी राजस्थान के मंदिर है, सांवलिया सेठ देख लीजिए, राजस्थान के जितने भी धार्मिक सर्किट है, रिलीजियस जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये फंड है इससे। इको टूरिज्म, अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में आपके रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, गना, जवाई बांध, ये जवाई लेपर्ड सफारी, जालाना में लेपर्ड सफारी हो रही है, नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान मतलब टूरिज्म में पहले ये सोचते थे कि राजस्थान में सिर्फ हवेलियां, किले, महल यही है, पर राजस्थान में उससे भी ज्यादा क्या है, यहाँ पे इको टूरिज्म है, उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस फंड में बात की गई है इको टूरिज्म की। एक है आपके एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, जो रोमांचक एक्टिविटी होती है, आप मतलब ये पहाड़ वगैरह देखते हैं, ट्रैकिंग देखते हैं, या फिर टीलों पे जीप राइडिंग, केमल राइडिंग, तो रोमांचक जो एक्टिविटी होती है एडवेंचर टूरिज्म। तो ये चार चीजें यहाँ पे बताई गई, हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। तो ये 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया, कौन सा, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्ड फंड, RTIIF, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए कि राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका भी गठन क्या है, प्रस्तावित है। जो भी हमारे भाई राजस्थान है वो वीरों की भूमि रहा है, यहाँ पे किले, स्मारक है, मतलब राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान के लोग बहादुर माने जाते हैं। चाहे आप पुराना काल देख लीजिए, जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे, और हमारी सेना है भारतीय सेना, उसमें भी राजस्थान के लोग काफ़ी शहीद हुए हैं, और राजस्थान के लोग आर्मी में, सेना में है। तो राजस्थान वीरों की धरती है, उसके लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, किलों, स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए। उसके बाद है जयपुर के परकोटा क्षेत्र, यानी जयपुर का जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो चीजें हैं, जयपुर भाई जयपुर है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, और परकोटा है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आया है इस बार के बजट में, जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान के तहत 100 करोड़ रुपए का बजट जयपुर के परकोटे और इनके लिए स्पेशल जारी किया गया है। अब देखिए वेर भरतपुर के सफेद महल, राजस्थान आर्ट कल्चर में जब सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जिन महलों पे फोकस किया जाता है, जिन मंदिरों पे, जिन किलों पे, बावड़ियों पे, वहां से चर्चा में रहते हैं, तो वहां से सवाल पूछ लेते हैं। तो देखिए वेर भरतपुर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी और प्रताप नहर, इनका क्या है, सौंदर्यकरण किया जाएगा। तो ये आप थोड़ा इनको देख लीजिएगा, ये कौन कौन से लोकेशन पे है, इनकी स्थापना वगैरह के बारे में, काल कौन से राजा के काल में थे, वो सारी चीजें आप बजट में जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम, ये स्थापित किया जाएगा खाफा फोर्ट परिसर जैसलमेर में। कौन सा, फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम। फॉसिल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में, आप कमेंट में बताइएगा इस चीज को, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं। आप देखते हो कि राजस्थान में आके शादियां बहुत हो रही है, बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज राजस्थान में आके शादियां करते हैं। सवाई माधोपुर में आपने देखा होगा कटरीना और जो विक्की कौशल है, इनकी शादी हुई थी। तो राजस्थान एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत में उभर के आ रहा है। उदयपुर में आप देख लीजिए, बहुत मतलब विदेशों से लोग आते हैं शादियां करने। तो इसी कड़ी में राजस्थान में जो अभी सरकार है, इन्होंने इस बार के बजट में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इनकी ब्रांडिंग करेंगे पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, कि भाई आप आए और हमारे यहाँ के शादियां कीजिए। हम तो इनवाइट नहीं हो सकते उसमें, भाई बड़े बड़े लोग आते हैं, तो राजस्थान में हमारे बगल में शादी हो रही है बड़े बड़े लोगों की, और हम जा ही नहीं सकते। सरकार को इस बारे में भी थोड़ा सा क्या है, प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी भी वहां पे जाके खाना खा के आए। अब आगे देखिए, मोदी जी ने दिल्ली में बनाया एक हॉल जिसका नाम दिया दिल्ली मंडपम। G20 का आयोजन हुआ था थोड़े दिन पहले, अभी G7 का इनका। तो अब देखिए जो दिल्ली मंडपम है, इसकी तर्ज पे राजस्थान में बनेगा राजस्थान मंडपम। भाई डबल इंजन की सरकार है,
दिल्ली में बनेगा तो राजस्थान में भी बनेगा, तो राजस्थान मंडपम बनेगा। यहाँ पे राजस्थान मंडपम का मतलब कोई फेरे का मंडप नहीं बनेगा, ये बनेगा एक हॉल बनेगा, एक मतलब ऐसा स्थल बनेगा जहाँ पे राजस्थान के जो समारोह है, कोई विदेशी लोग आए यहाँ पे, कोई जैसे समिट वगैरह कुछ सेमिनार हो, वो सारे यहाँ पे हो सकेंगे। तो ये दिल्ली मंडपम की तरह पे जयपुर में क्या बनेगा, राजस्थान मंडपम। उसके बाद देखिए जालाना जयपुर और जवाई, ये दोनों क्या लेपर्ड रिजर्व है। जालाना लेपर्ड रिजर्व जानते हो आप, और जवाई कहाँ पे है, पाली में। इन दोनों को इको टूरिज्म साइट के रूप में, वो सर्किट के रूप में बनाया जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, कौन से, एक तो जालाना जयपुर में और एक जवाई पाली में। इन दोनों लेपर्ड रिजर्व को क्या किया जाएगा, इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, एक है सांबर झील खिंचन, आप जानते ही हैं जोधपुर में, कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। याद रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जवाई और जालाना इको टूरिज्म सर्किट के रूप में, और ये सांबर, खिंचन, शेरगढ़, बस्सी और मनसा माता, इनको इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। एक तो इको टूरिज्म सर्किट जवाई और जालाना, और इको टूरिज्म साइट कौन सी हो गई, सांबर, खिंचन, शेरगढ़, बस्सी और मनसा माता। उसके बाद सरिस्का में जो पांडुपोल मंदिर है, एक तो सरिस्का स्थित पांडुपोल, और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है, वहां पे ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे शुरू किया जाएगा, क्योंकि इको सेंसिटिव एरिया है। मतलब वहां पे आप जानवर देख लीजिए, वन्य जीव देख लीजिए, या फिर नेचर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जो डीजल पेट्रोल के वाहन है वो बंद किए जाएंगे। यहाँ पे ईवी बेस्ड यानी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो विकसित किया जाएगा। कहाँ पे, पांडुपोल सरिस्का में, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं, ये मंदिर की लिस्ट है कि भाई सरकार इन मंदिरों पे पैसे खर्च करेगी, इनका सौंदर्यकरण करेगी, यहाँ पे धार्मिक जो पर्यटन है उसको विकसित करेगी। तो यहाँ से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आर्ट कल्चर का वो टीचर नहीं हूँ, तो मैं आपको इनकी लिस्ट बता सकता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पे है। बाकी आपका काम ये होना चाहिए कि ये जो मंदिर है इनके बारे में आप थोड़ा देखिए। यदि आप मंदिर स्थापत्य वो जब पढ़ रहे हैं तो आप एक बार ये लिस्ट देख लीजिए कि इस बार के बजट में कौन से मंदिरों पे फोकस किया गया है। तो आप उस मंदिर की स्थापना कौन सी शैली का है, कौन से शासक के काल में, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा उस मंदिर के बारे में जो बजट में है उनको आपको एटलीस्ट देखना ही चाहिए। तो देखिए, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा का जो मंदिर है उसके लिए, ये राज रणछोड़ मंदिर है जोधपुर में, माता जी मावलिया, गणेश जी का मंदिर और जमवाय माता मंदिर, ये तीनों कहाँ पे है, जयपुर में, इनकी बात की गई है। उसके बाद डाढ़ देवी मंदिर, ये है कोटा में। फिर है सोमनाथ महादेव मंदिर पाली में, ये गौतमेश्वर मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में। उसके बाद एक तो करणी माता जी और एक है नीमच माता जी, इन दोनों का मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में। एक करणी माता जी देशनोक बीकानेर में है, और ये जो उदयपुर में करणी माता जी का मंदिर है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए केला देवी और गंगा मंदिर। अब जो एक है केला देवी कहाँ पे, करौली में, तो ये देखिए झील का बाड़ा, और ये भरतपुर में। उसके बाद सालासर, चूरू, हल्देश्वर महादेव मंदिर सिवाना, सिवाना पहले कहाँ पे था, बाड़मेर में, अब आ गया है बालोतरा में। कौन सा मंदिर है, हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो आप एक बार पहले लिस्ट देखिएगा भाई, जो हमारे नोट्स जब पीडीएफ आएगी टेलीग्राम पे तो आप लिस्ट निकलवा लेना। उसके बाद जब मंदिर स्थापत्य पढ़ो तो आप इन मंदिरों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जीण माता जी और शाकंभरी माता जी कहाँ पे है, सिक्कर में। रण छोड़ राय खेड़ तीर्थ, ये है पचबदरा बालोतरा में, पहले कहाँ पे था, पचबदरा बाड़मेर में, अब बालोतरा में आ गया है। उसके बाद है दुधलेश्वर महादेव गुड्डा मलानी बाड़मेर में। मथुराधीश जी का मंदिर कोटा। अंबे माता मंदिर सिंदरू सुमेरपुर पाली में। उसके बाद है सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में।
फिर है कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, एक है कमलनाथ जी महादेव, एक है जावर माता मंदिर, ये दोनों है उदयपुर में। उसके बाद है वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, ये बनेगा उदयपुर में बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आदिवासी क्षेत्र के लिए। वीर बालिका कालीबाई, कालीबाई का हम चैप्टर बचपन में जब वो हमारी टेक्स्ट बुक थी उनमें पढ़ते थे। तो कालीबाई संग्रहालय कहाँ पे बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में बनेगा। उसके बाद देखिए जनजाति आस्था केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा सीताबाड़ी 12 में। और डूंगरपुर में एक जगह, ये डूंगर बरडा और बांसवाड़ा में बांस या चारपोटा, यहाँ पे जो जनजाति नायक है उनके स्मारक बनाए जाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद जो जयपुर एयरपोर्ट है हमारा, वहाँ पे टर्मिनल कैपेसिटी है वो 50 लाख से बढ़ा के 70 लाख की जाएगी। ठीक है, जयपुर एयरपोर्ट है वो इंडिया में भाई एक व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में आता है। तो यहाँ पे 50 लाख से जो प्रति ईयर पर ईयर जो यात्री कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी, 70 लाख की जाएगी। उसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा में अभी काम शुरू हो जाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। और फ्लाइंग ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी आपके किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। इन दो जगह पे क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दूसरी जो क्लास है वो हमारी कल करेंगे, जिसमें जो बजट का बचा हुआ पोर्शन है, जैसे कृषि बजट है, सामाजिक सुरक्षा है, युवाओं के लिए बात की गई है, स्वास्थ्य की, वो सारी चीजें हम एक क्लास में और देखने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी? और जब आप हमारे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब की सारी क्लासें जब कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पे, उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास पूरी देखने के बाद आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहिए, और जो नोट्स है उनसे भी आप क्या है कि और नोट्स बना सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं इनको, ताकि भाई समझाने के वे में क्या थोड़ी चीज़ें लिखनी पड़ती है, और आप उनसे और शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद कि आपके एग्जाम में कहीं से कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। थैंक यू।